हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत जो हमारी यूनिट 4 है, आज उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वन, वन उपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और ये क्या है? पठार। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला टॉपिक लेंगे हम लोग क्या? वन। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग? वन। अब देखते हैं वन होता क्या है। सबसे पहले तो वन की डेफिनेशन सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो वन है क्या। तो वन की डेफिनेशन होगी भू क्षेत्र, मतलब कि भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व क्या हो? वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है। ऐसा भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो वह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरेस्ट या फिर वन कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई। और एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों से जो मिलकर एक तंत्र बनता है। विभिन्न पादप, सूक्ष्म जीव जंतुओं से मिलकर जो एक तंत्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हुई। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश वन संसाधन से संपन्न राज्य है। कैसा है? वन संसाधन से संपन्न राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर वन भारतीय वन सर्वेक्षण जो फॉरेस्ट के लिए क्या करवाता है? एक सर्वे करवाता है। उसके अंतर्गत प्रदेश में 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत वन है? बताइए, कितने प्रतिशत वन है? 30.72% वन है प्रदेश में। ठीक है, हम लोग इसे करंट से रिलेटेड देखेंगे। देखिए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसका ऑप्शन चार थे। पहला ऑप्शन था क्या कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। दूसरा ऑप्शन क्या था? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तीसरा ऑप्शन था कटीले वन और चौथा ऑप्शन था अल्पाइन वन। तो सही इसका आंसर हो जाता क्या? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन हमें यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। वो कैसे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? ऐसे पर्वत क्षेत्र जिनकी हाइट कितनी होती है? 2200 या फिर क्या बोल सकते हैं 2000 मीटर से अधिक, यानी कि पहाड़ के ऊपर, मतलब पर्वत के ऊपर जो वृक्ष मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं? अल्पाइन वन बोलते हैं। लेकिन प्रदेश में पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको पर्वतीय वन? पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वनों का प्रादेशिक वितरण। क्या देखेंगे? वनों का प्रादेशिक वितरण। ये देख लीजिए वन किस टाइप के होते हैं। मध्य प्रदेश में से दो प्रकार के वन देखने को मिलेंगे आपको। एक तो ये टोटल सघन वन है और ये कम सघन वन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वनों का प्रादेशिक वितरण। देखिए, मध्य प्रदेश में वनों की चार पेटियां विद्यमान है। ठीक है, कितनी पेटियां हैं? चार पेटियां विद्यमान है। सबसे पहली पेटी कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड की पेटी। लिख लीजिए आप, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड की पेटी। ठीक है, सबसे संपन्न पेटी है ये वनों की दृष्टि से। ठीक है, कैसी पेटी है? सबसे संपन्न पेटी है। यहाँ पे सभी प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। सबसे पहली और सबसे संपन्न वन पेटी कौन सी? सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, पठार की पेटी। और ये कहाँ से कहाँ तक के चलती है? नर्मदा घाटी से लेकर के कहाँ तक? सीधी तक के चलती है। कहाँ तक? नर्मदा घाटी से लेकर के सीधी तक के है। ठीक है, इस पेटी में बैतूल से लेकर, कहाँ से? ये देख लीजिए, बैतूल से लेकर शहडोल तक की एक ऐसी पेटी है जिसमें वनों को साफ करके मानव की बसाहट तथा कृषि का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ बैतूल से लेकर के शहडोल तक की एक पेटी है जिसमें वनों को साफ करके यहाँ पे मानव की बसाहट तथा कृषि कार्य इत्यादि कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसी के अंतर्गत बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, ये सारे दक्षिण पूर्वी जो जिले आते हैं इसी वन पेटी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे किस वनों की अधिकता है? तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। जैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, परंतु उत्तरी सीमांत पर
कहाँ पे, उत्तरी सीमांत, यानी कि यहाँ पर कैसे वन देखने को मिलेंगे आपको, शुष्क पतझड़ वन मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पहली पेटी कहाँ से, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार की पेटी है, जो नर्मदा घाटी के से लेकर के कहाँ तक जाती है, सीधी तक के जाती है। ठीक है, और यह सबसे वन संसाधन से संपन्न क्षेत्र है या पेटी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरी पेटी। ठीक है, विंध्याचल पेटी। ठीक, ये है क्या, विंध्याचल पेटी, जो नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और ये मालवा के दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैली, दक्षिणी सीमा, मालवा की दक्षिणी सीमा ये है, यहाँ से लेकर के पूर्व की दिशा में फैली हुई है। कहाँ पर, पूर्व की दिशा में, यहाँ तक के फैली हुई है यह पेटी। इससे रायसेन रायसेन सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफी चौड़ी है। रायसेन, सिलवानी और भांडेर क्षेत्र में चौड़ी हो जाती है, यहाँ पे सक्रिय है और यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे, दो पेटियां। ठीक है, और इसके पूर्वी छोर पर, इसके इसी विंध्याचल पेटी के पूर्वी क्षेत्र पर कैमूर वनों की प्रधानता है, मतलब कैमूर एक पहाड़ी है, वहां पर वनों की प्रधानता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कौन सी, दूसरी पेटी का नाम क्या है, विंध्याचल श्रेणी। अब आते हैं हम लोग एक तीसरी पेटी, इसी से संलग्न या संलग्न पेटी है, उसी का नाम क्या है, पन्ना। क्या है, पन्ना विंध्याचल श्रेणी। कौन सी है, पन्ना विंध्याचल श्रेणी, इसे तीसरी श्रेणी माना जाता है या तीसरा वन पेटी माना जाता है प्रदेश की। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, सागर दमोह के पठार से लेकर के कहाँ तक, नरहट बिजावर तक के। कहाँ तक, सागर दमोह पठार और बिजावर जो नाहर श्रेणी है वहां तक की ये विद्यमान है। ठीक है, इसे पन्ना विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तीसरा। ठीक है, और अब चौथी पेटी जो हो जाएगी, मुरैना शिवपुरी पेटी। ये है क्या, मुरैना शिवपुरी पेटी। देखिए, ये यहाँ पे अत्यधिक मानव प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे वनों की सघनता क्या हो गई, अत्यंत न्यून हो गई है। और यहाँ पर आपको कैसे प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, आपको कटीले प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये चार पेटियां समझ गए हैं। एक बार लिख लीजिए आप, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार पेटी। दूसरा लिख लीजिए, विंध्याचल पेटी। तीसरा लिख लीजिए आप, पन्ना विंध्याचल पेटी, पन्ना विंध्याचल पेटी। और चौथी पेटी है क्या, मुरैना शिवपुरी पेटी। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की वन पेटियां हैं, तो सही ऑप्शन में जाएगा क्या, चार पेटियां हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वनों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। और इसको कौन सा वर्गीकरण बोलते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण। कौन सा, प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, जलवायु के आधार पर सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, मैंने स्लाइड में इसलिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, और मैं यहाँ समझाते जाऊँगा तो आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। कि मेरे पास कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैसेज आया था कि आप क्लास में केवल समझाते हैं, आप हमें मोटिवेट नहीं करते। देखिए, इंसान का मोटिवेशन उसकी परिस्थितियाँ होती है कि वो किस परिस्थिति में पढ़ रहा है। ठीक है, परिस्थितियाँ ही इंसान की सबसे बेस्ट मोटिवेशनल थिंग होती है। ठीक है, तो आप अपनी परिस्थितियों को समझे, बखूबी समझे, और उसी से प्रेरणा लें कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, हर समय अपने फ़ोन पे, ठीक है, आप अपने फ़ोन पे अपने मम्मी पापा को वॉलपेपर लगा सकते हैं या फिर फ़ोन पेपर लगा सकते हैं। आपका बेस्ट प्रेरणा स्रोत वही है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको छोटा सा मोटिवेशन है मेरा, शायद आपके जीवन में काम आए। तो देखिए, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने, चार प्रकार के वन देखने को मिलेंगे आपको जलवायु के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये बैतूल से लेकर के शहडोल के बीच में। ठीक है, यानी ये वाले क्षेत्र पर पे आपको पहले प्रकार के वन यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 120
सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल कितना है, नोट डाउन करते चलिएगा, 7.8% क्षेत्र में ये वाले वन विस्तृत हैं, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे, साल और सागौन, और साथ में आपको बांस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बांस के लिए सबसे फेमस जिला कौन सा, बालाघाट है, ठीक है। कटंग टाइप के बांस यहाँ पर मिलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग इसके निर्माण के लिए करते हैं, वृक्ष कागज जो बनता है हमारा उसके लिए करते हैं। अब यहाँ इस क्षेत्र में कौन कौन से वन व्रत हैं, सबसे पहले बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर और मंडला, ठीक है। ये कितने 5 प्रकार के वन व्रत आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं दूसरा प्रकार का, ठीक है। दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ठीक है। और ये प्रदेश के 90% क्षेत्रफल पे विस्तृत है। ये कितने, 90% क्षेत्रफल पर। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला अपना, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। पूरा मध्य प्रदेश का मध्य वाला क्षेत्र हो जाएगा। और ये इसमें कौन कौन से वृक्ष देखने को आपको मिलेंगे, सागौन, होशंगाबाद में आपको सागौन के सर्वाधिक वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिश्रित वनों की प्रधानता होगी, कौन से, मिश्रित वनों की प्रधानता होगी। और यहाँ पे आने वाले वन व्रत कौन से हैं, सबसे पहले बैतूल, होशंगाबाद, होशंगाबाद के पश्चात इंदौर, खंडवा और भोपाल। ये वन व्रत आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप का वन होगा कटीले वन, कौन से, कटीले वन, ठीक है। कटीले वन, यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भाग तथा चंबल के क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिमी तथा चंबल का क्षेत्र, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे कटीले वन। और कटीले वन में कौन कौन से वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, बबूल, बबूल के बाद खैर, बेर, ठीक है, और अमलतास टाइप के आपको वनों की प्रधानता इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और अब चौथे प्रकार के वन होते हैं क्या, पर्वतीय वन, ठीक है। पर्वतीय वन यानी कि पर्वतों में स्थित, यानी कि ऐसे भू उच्चवत जिनकी हाइट 1500 सेंटीमीटर से 1500 मीटर से कम होती है, और उस जगह पर विद्यमान वृक्षों को पर्वतीय वन कहते हैं। अब यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 140 से लेकर के 150 सेंटीमीटर। और इस प्रकार के वनों की प्रधानता आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सतपुड़ा की ऊंची चोटी में, कहाँ पे, सतपुड़ा की ऊंची चोटी कहाँ पर मिलेगी, ये पचमढ़ी में, ठीक है। पचमढ़ी के आसपास पे आपने सुना होगा, वहाँ पे चौरागढ़ है, इस टाइप के क्षेत्र है वहाँ पे, है ना, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि पर्वतीय वन भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं विद्यमान है। और कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ये पचमढ़ी में। मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, पचमढ़ी में कितनी बरसात होती है, औसत वर्षा 212 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। आई होप आपने ये फैक्ट याद किया होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के भूगोल में यदि हम लोग वनोपज, नदियाँ, पहाड़ और पठार अच्छे से करते तो यहाँ से हमारे प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक तो आपकी नदियों से क्वेश्चन आना ही है, लास्ट ईयर 1 से आया था, नदियों से भी आया था, ठीक है। तो हम लोग इसे कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज हमारे दूसरे सर लेके आएंगे आपके लिए। मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और डायरेक्ट फैक्ट याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रजाति के आधार पर प्रदेश में वनों की प्रधानता, किसके आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वनों की प्रधानता। सबसे पहले कौन सा प्रजाति के वन सर्वाधिक है, यहाँ पे सागौन, ठीक है, कौन सा, सागौन। और इसका क्षेत्रफल कितना है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार 19.4% क्षेत्रफल पर सागौन वृत्त विस्तृत है, ठीक है। पीएससी में 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही विवादित क्वेश्चन था, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट की किताब है उसमें 19.4 ही आंसर दिया है, ठीक है। वो ना ही देहरादून का जो सेंटर है उसका सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने कहा था ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कितनी आईएमपी है। सारा कुछ डेटा वहीं से लिया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा भी, ठीक है। और मैंने भी 110% डेटा हिंदी ग्रंथ अकेडमी से ही लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में सागौन जो वृक्ष है कितने हैं, 19.4% है, ठीक है। इनके क्षेत्र में वर्षा कितनी होगी, 75 से लेके 125 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी होगी, काली मिट्टी, ठीक है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो क्षेत्र होगा, पहला क्षेत्र होगा क्या, मध्य पूर्वी सतपुड़ा पेटी। मध्य पूर्वी सतपुड़ा पेटी, मैंने 4 पेटियां आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप माइंड में वो मैप याद करते चलिएगा कि कौन सा क्षेत्र मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्षेत्र हो जाएगा इसमें विंध्याचल श्रेणी, और तीसरा क्षेत्र हो जाएगा क्या, सागर दमोह का पठार। ये 3 क्षेत्र में आपको सागौन वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलेगी, और मध्य प्रदेश के 19.4% क्षेत्रफल पर सागौन वृक्ष विस्तृत है। अब दूसरा प्रजाति के आधार पर वन, साल, ठीक है, आईएमपी है। और साल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 4.2% क्षेत्र पे, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर, कितनी, 120 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये साल वृक्ष समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रकार का वन कौन सा है, वृक्ष, क्या है, बांस, ठीक है। इसे अब घास की श्रेणी में डाल दिया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 0.5% क्षेत्रफल पर, ठीक है। और इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो बैतूल, बालाघाट, सिवनी, शहडोल। और बांस का जो राष्ट्रीयकरण था कब हुआ था, 1973 में। कब हुआ था बांस का राष्ट्रीयकरण, 1973 में। वही मैं बोलूं इसका साल, जो साल का था, साल के बीज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1975 में, ठीक है स्टूडेंट। और सागौन का एक फेमस क्षेत्र है बोरी घाटी, जो कहाँ पर है, होशंगाबाद में, ठीक है। और सागौन को ही इसका वनस्पति का नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडस, टेक्टोना ग्रैंडस, ठीक है। और साल का नाम क्या है, सूर्या रोबुस्टा, सूर्या रोबुस्टा, ठीक है। और बांस का नाम क्या है, डेंड्रोकैलेमस, क्या है, डेंड्रोकैलेमस, डेंड्रोकैलेमस। देखिए आप यहीं पर सारे फैक्ट कवर कर लीजिए, मुझे जैसे जैसे फैक्ट याद आते जाएंगे मैं आपको यहीं के यहीं बताता चलूंगा, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। कब राज्य बांस मिशन प्रारंभ किया गया था, कब, 2013 में, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। प्रजाति के आधार पर 3 प्रकार के वन हमको देखने को मिलेंगे, और चौथा प्रकार का वन कौन सा होता है, मिश्रित वन, ठीक है, जहां पर सभी वनों की प्रधानता होगी, ठीक है। और ये 33% क्षेत्रफल पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से वन आएंगे, सबसे पहले तो साजा, धौरा, बीजा, बहरा, बांस, तलाई, आंवला, सिद्ध, ठीक है। इस प्रकार के वन आपको कहाँ मिलेंगे, मिश्रित वन क्षेत्र में मिलेंगे। और इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा प्रजाति के आधार पर वन। अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पर, प्रशासनिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है, कि प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन होते। तो सबसे पहले कौन सा, आरक्षित वन, ठीक है, कौन सा आरक्षित वन। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है ये देख लेते हैं, तो 61,886 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 61,886 वर्ग किलोमीटर। और 65.2% क्षेत्रफल, ठीक है, 65.2%, ठीक है। और इस पर शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब कंप्लीट जो कंट्रोल होगा वो किसके पास में होगा, शासन यानी कि सरकार के पास में होगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, आरक्षित वनों का उद्देश्य वन भूमि के कटाव को रोकना एवं जलवायु
को बनाए रखना, वन भूमि के कटाव को रोकना एवं जलवायु को बनाए रखना। ठीक है, और ये आरक्षित वनों की सघनता किस क्षेत्र पर अधिक मिलेगी आपको? सतपुड़ा तथा विंध्याचल पेटी में, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पेटी में। और इसके वनव्रत कौन कौन से होंगे? खंडवा, खंडवा के बाद सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है? खंडवा है। और यहाँ पर नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं यहाँ पे, किसमें? आरक्षित वनों में। वहीं हम लोग दूसरे प्रकार के वन देखेंगे, कौन से? संरक्षित वन। ठीक है, संरक्षित वन, यहाँ पे क्या है? पशु चारण एवं लकड़ी कटाई क्या रहता है? लकड़ी कटाई पे प्रतिबंध रहता है, पशु चारण भी निषेध रहेगा और लकड़ी कटाई भी निषेध रहेगी। ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है संरक्षित वन? 32.8% क्षेत्रफल। कितने? 32.8% क्षेत्रफल पर। और सर्वाधिक संरक्षित वनों की प्रधानता कहाँ पर है? राजगढ़ में। कहाँ पे? राजगढ़ है, राजगढ़। और न्यूनतम संरक्षित वन कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? उज्जैन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैक्ट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, है ना। और इनके क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे तो आप नोट डाउन करिएगा। पूर्वी मालवा, ठीक है, पूर्वी मालवा के पश्चात मध्य भारत पठार और साथ में विंध्याचल, विंध्याचल का कुछ हिस्सा। ठीक है, अब तीसरा प्रकार का इसी में प्रशासनिक आधार पर देखेंगे, तीसरा वर्गीकरण अवर्गीकृत वन, जिनका कोई वर्ग, जिन्हें किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया, उन्हें बोलते क्या? अवर्गीकृत वन। और इनका क्षेत्रफल कितना है? 1.8%, 1.8%। इन वनों में पशु चारण एवं लकड़ी कटाई की जाती है, यानी कि यहाँ पर नागरिकों को वन संसाधनों का उपयोग करने के लिए पूर्णतः अधिकार होता है। ठीक है, किसमें? अवर्गीकृत वनों में। आपने सुना होगा वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनजातीय इलाकों में जो निवास करने वाली जनजातियां, उन्हें वनों पर पूर्णतः अधिकार दिया गया था। किसमें? वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। आरक्षित वन, जिनका प्रतिशत कितना है? 65.2%। संरक्षित वन, जिनका क्षेत्रफल कितना है? 32.8%। और अवर्गीकृत वन, जिनका क्षेत्रफल कितना है? 1.8%। ठीक है, ये हो गया क्या? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पर? वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए मैं आपको जो 2021 में जो सर्वे हुआ था, ठीक है, वनों से संबंधित, उसका भी डेटा मैं आपको यहीं पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तब हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले शासकीय वन, शासकीय वन, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्थानीय निकाय वन, स्थानीय निकाय वन। ठीक है, शासकीय वन ऐसे वन, ये वन विभाग के द्वारा संचालित होते हैं। कौन से? वन विभाग के द्वारा, वन विभाग द्वारा संचालित या नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, वन विभाग के नियंत्रण में आते हैं ये वन। ठीक है, और फिर जो स्थानीय निकाय वन होते हैं, ये नगर निगम अथवा नगर पालिका या नगर परिषद आदि के नियंत्रण में आते हैं। किसके नियंत्रण में आते हैं? नगर पालिका या फिर नगर परिषद एवं नगर निगम के अंतर्गत आते हैं ये वन। ठीक है, स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले वनों को स्थानीय निकाय वन कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि वन, हम लोग ने किस किस के आधार पर वनों को देख लिया। हम लोग ने सबसे पहले प्रादेशिक वर्गीकरण देख लिया मध्य प्रदेश का। ठीक है, कौन सा? प्रादेशिक वर्गीकरण देख लीजिए। प्रादेशिक वर्गीकरण, इसमें 4 प्रकार की पेटियां पढ़ी हम लोगों ने। फिर जलवायु के आधार पर 4 प्रकार के वन देखे हम लोगों ने। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर तीसरा देखे हम लोगों ने कटीले वन, और चौथा क्या? पर्वतीय वन। फिर हम लोग ने देखे क्या? प्रजाति के आधार पर वनों के प्रकार। सबसे पहले सागौन, दूसरा साल, फिर बांस, और चौथा क्या है? मिश्रित वन। फिर हम लोग ने देखे वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और लास्ट में देखे हम लोगों ने जो वन विभाग के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया है वो 2 भागों में किया है।
पहला शासकीय वन और दूसरा क्या है, स्थानीय निकाय के वन। अब हम लोग देखेंगे क्या 2021 के, इसके 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में वनों की प्रधानता कितनी है। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 2021 के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण क्या है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2021 के आधार पर, देखिए ये जो सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था 1987 में, जो देहरादून में स्थापित संस्थान है, ठीक है, उसके द्वारा ये किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत वनों की प्रधानता है। ठीक है, 2021 के अनुसार सबसे पहले तो कुल वन क्षेत्र, ठीक है, कुल वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र आप नोट डाउन करते चलिएगा, 94,689 वर्ग किलोमीटर। कितना, 94,689 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 30.7% क्षेत्र पर क्या है, वनों की प्रधानता है। अब वन क्या होते हैं, ठीक है, एक होता है वनावरण और एक होता है क्या, वृक्षावरण। ठीक है, कुल वन तो इतने हो गए हमारे पास 94,689 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन इसे भी इसमें बांटते हैं वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट कवर, और दूसरा होता है क्या, वृक्ष आच्छादन यानी कि ट्री कवर। ठीक है, दो टर्म आपको देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ठीक है, तो देख लीजिए ये एक कोई भूमि का क्षेत्र है, ठीक है, और ये यहाँ पर सरकार के द्वारा ये क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया गया है, तो ये वाले क्षेत्र को, तो इसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, वन क्षेत्र कहा जाता है। और ये वाला क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है या इसे सरकार के द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वृक्ष आवरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको वन और वृक्ष आवरण में अंतर समझ में आया होगा। और एक अंतर होता है, 1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत वन या विस्तृत वृक्षों को ही क्या कहते हैं, वन क्षेत्र कहा जाता है। और 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र में जो वन या वृक्ष स्थापित होते हैं उसे वृक्ष आवरण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे, 2 प्रकार के टर्म आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं हमारे यहाँ वन आवरण कितना है। ठीक है, वन आवरण कितना है हमारे यहाँ, 77,493, या फिर इसको प्रतिशत के क्षेत्र में देखें तो 25.15%। और वृक्ष आवरण यदि हम लोग देखें कितना है हमारे यहाँ वृक्ष आवरण, 8,054, यानी कि 2.6%। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा। और टोटल कुल वन कितने हमारे यहाँ, अभी मैंने बताया था आपको 94,689 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें वृक्षारोहण कितना है, 77,493, और वृक्षारोहण कितना है, 8,054 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देश के कुल वन का, प्रदेश में देश के कुल वन का कितना प्रतिशत है, 10.86%। मतलब कि यदि देश में 1 लाख हेक्टेयर या 1 लाख वर्ग किलोमीटर वनों की उपस्थिति है, तो उसमें से 10% मध्य प्रदेश में आपको वनों की प्राप्ति होगी या वन क्षेत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, और 2021 की में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार प्रदेश में 11 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 11 किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा याद हो रहा होगा। देखिए आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कि आपको डेटा मैं क्या कोई भी याद नहीं करवा सकता, तो आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब वनों की सघनता के आधार पर वनों को, ठीक है, वनों की सघनता के आधार पर वनों की प्रधानता देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जैसे अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन प्रदेश में कितने हैं, 6,665 किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम लोग परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे 2.16% पर आपको क्या मिलेंगे, अति सघन वन मिलेंगे। वहीं दूसरा मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन कितने हैं, 34,000
209 किलोमीटर स्क्वायर। और ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 11.09%। तीसरा हो जाएगा खुले वन। खुले वन कितने हमारे यहाँ? 36,619 किलोमीटर। ठीक है, 11.87। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके आगे का आएगा कि कितने क्या प्रतिशत वनों की प्रधानता है और वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी नीतियां या योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू MCS क्लासेस अगेन एंड अगेन। देखिए, लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्या? वन सघनता के आधार पर वनों की सघनता या फिर वनों की उपस्थिति। अति सघन वन कितने थे हमारे यहाँ? 6,665 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल प्रतिशत में कितने थे? 2.16%। मध्यम सघन वन 34,209 किलोमीटर स्क्वायर, 11.09%। वहीं खुले वन कितने थे? 36,619 किलोमीटर, 11.87%। और वहीं अब चौथे टाइप जो था झाड़ियाँ, झाड़ियाँ कितनी हमारे यहाँ? 5457 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल कितना है? 1.77%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वनों की सघनता के आधार पर 4 प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं हमको मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले। पहला जिला कौन सा हो जाएगा? क्या? बालाघाट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? बैतूल। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 2021 के भारतीय वन सर्वेक्षण के आधार पर ही दिया गया डेटा है। और न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? न्यूनतम वन आवरण वाले जिले, तो पहला क्या हो जाएगा? उज्जैन। दूसरा शाजापुर। और तीसरा क्या है? रतलाम। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये डेटा याद हुआ होगा। और देखते हैं, और एक डेटा आया था कि प्रदेश के वनों में कुल वन कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो लिख लीजिए 609.25 मिलियन टन कार्बन स्टॉक। ठीक है, प्रदेश के वनों में। IMP डेटा है, कभी भी पूछ सकता है आपसे ये, है ना, आपके प्रीलिम्स के पेपर में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में वन से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं। ठीक है, फैक्ट देखेंगे हम लोग जो प्रीलिम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश वन विभाग कब बना था? 1860 में बना था। ठीक है, तेंदुपत्ता नीति कब आई थी? तेंदुपत्ता नीति कब आई थी? 1988 में। ठीक है, फिर राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में। राज्य लघु वनोपज संघ 1984, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पश्चात प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। और द्वितीय नीति कब आई थी? 2005 में। ठीक है, अब प्रदेश में वन व्रतों की संख्या कितनी है? वन व्रतों की संख्या कितनी है? टोटल 16 वन व्रत है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़े वन व्रत कौन से हो जाएंगे? बड़े वन व्रत तो लिख लीजिए खंडवा, जबलपुर और जबलपुर के पश्चात रीवा। ये 3 क्रोनोलॉजी में वन व्रत है। पहला क्या है? खंडवा, खंडवा के पश्चात जबलपुर, जबलपुर के पश्चात रीवा। और छोटे वन व्रत कौन से हैं? छोटे वन व्रत कौन कौन से? होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद इंदौर और इंदौर के बाद बैतूल। ये हो जाएंगे क्या? छोटे वन व्रत। आई होप आपको ये डेटा याद हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप रिपीट मोड पे लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही जो मैंने फैक्ट लिखे इन्हें आप अपनी किताब में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, वो किससे आएगा? मध्य प्रदेश के वनोपज से आएगा, या फिर आज ही हम लोग इसे कर लें। चलिए आज ही मध्य प्रदेश के वनोपज भी हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश के वनोपज। वनोपज मध्य प्रदेश
सरकार ने या फिर मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा वनोपजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, मुख्य वनोपज और दूसरा लघु वनोपज, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, गौड़ वनोपज भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य वनोपज में कौन कौन से आते हैं, सागौन, सागौन के पश्चात साल, साल के पश्चात बांस। ये क्या है, हमारे मुख्य वनोपज है, जिससे डायरेक्ट हमको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो देखिए सागौन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तृत है, 19.4%। साल कितना बताया था मैंने, 4.13%। सागौन का वनस्पति का नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडाइन, टेक्टोना ग्रैंडस या टेक्टोना ग्रैंडाइन बोलते हैं। साल का वनस्पति का नाम क्या है, सोरिया रोबुस्टा। और बांस का क्या है, डेंड्रोकैलेमस। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, मुख्य वनोपज हो जाएंगे। अब सागौन का उपयोग किस में करते हैं, भवन निर्माण तथा फर्नीचर निर्माण में करते हैं। वहीं साल का उपयोग किस में करते हैं, स्लीपर बनाने में, वाहन बनाने में और भवन फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बांस का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कागज बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कटंग बांस, कटंग बांस कहाँ पे मिलेगा आपको, सिंगरौली में मिलेगा। कहाँ पे, कटंग बांस कहाँ पे मिलेगा आपको, सिंगरौली में। कहाँ पे, सिंगरौली में। अभी मैंने लास्ट में अभी आपको बताया था मैंने, बालाघाट में मिलेगा, सॉरी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कटंग बांस आपको कहाँ मिलेगा, सिंगरौली से मिलेगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य बांस मिशन 2013 प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गौण वनोपज यानी कि लघु वनोपज में। सबसे पहले इसमें जाएगा क्या, तेंदुपत्ता। ठीक है, सबसे प्रमुख है, और इसकी पत्ती यानी कि इसकी पत्ती से ही किसका निर्माण किया जाता है, बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और 60% जो तेंदुपत्ता है मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होता है। ठीक है, देश का 60% तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होगा। और इसके तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1964 में हुआ था। ठीक है, और तेंदुपत्ता नीति कब आई थी, 1988 में आई हुई थी। ठीक, अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इसके, सागर, सागर के बाद जबलपुर। ठीक है, ये दो प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखने हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा इसी में, खैर वृक्ष, खैर। ठीक है, खैर वृक्ष कत्था बनाने के काम आता है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, कत्था कारखाने शिवपुरी और मुरैना में। ठीक है, कहाँ पर, शिवपुरी और मुरैना में। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पेंट बनाने में, चर्म शोधन में और औषधि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा खैर वृक्ष। अब देखेंगे हम लोग इसी में हर्रा वृक्ष। ये क्या है, लघु वनोपज के अंतर्गत आ रहे हैं। हर्रा, हर्रा क्या, चर्म शोधन में इसका उपयोग होगा, स्याही बनाने में इसका उपयोग होगा, और पेंट औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्ति होगी इसकी, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना और बैतूल में। ठीक है, यहाँ से आपको हर्रे की प्राप्ति होगी। फिर क्या है, बहेड़ा, ये भी आपको छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल से ही प्राप्त होगा। फिर क्या है, लाख, लाख क्या है, लाख से चूड़ी, औषधि और खिलौने का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, उमरिया में है। ठीक, देखिए जो खैर से, इससे खैरवार जनजाति संबंधित है। कौन सी, खैरवार जनजाति। वही लाख से एक लखाड़ा नाम की जनजाति आती है, जो लाख से संबंधित उद्योग या उससे व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मुख्य वनोपज कौन कौन से और लघु वनोपज कौन कौन से। अब देखिए जो इन वनोपजों का, मध्य प्रदेश के वनोपज का प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान है, 2.2% योगदान है। आईएमपी डेटा है, आपको मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मध्य प्रदेश के वनोपज। अब देखते हैं प्रदेश के वनों के संरक्षण हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहले वृक्षारोपण रोज योजना, वृक्षारोपण योजना। इसके बाद सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना। तीसरी योजना कौन सी हो जाएगी, विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत रोपणी योजना।
क्या हो जाएगी, विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। चौथी हो जाएगी बिगड़े वन क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, बिगड़े वन क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। पांचवा कौन सी हो जाएगी, सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट हो जाएगी चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2018 में। फिर लोकवानी की योजना, देखिए ये सब योजना आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगी, इसलिए मैं आपको यहीं पर ये योजना बताए दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट योजना कौन सी हो जाएगी, संयुक्त वन प्रबंध, संयुक्त वन प्रबंध योजना। फिर नेक्स्ट योजना क्या हो जाएगी, दीनदयाल वन आंचल योजना, वन आंचल योजना, ठीक है। वन अंचल सेवा योजना, इसे 2016 में प्रारंभ किया था, आईएमपी। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म रोपणी, टूरिज्म रोपणी। इसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, ठीक है। कब बनाता है, आप इसकी डेट कंफर्म करके मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन कब शुरू हुआ था, 2013 में, आपको मैंने बता चुका हूँ। फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम, फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुए थे, होशंगाबाद से, ठीक है। कार्बन प्लस के टावर कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, बैतूल और मंडला में। कहाँ पे, कार्बन फ्लस्क टावर आईएमपीए कहाँ कहाँ पे, बैतूल और मंडला में। मंडला में कहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क पे। पंचवन योजना आईएमपीए, और क्या है, पंचज योजना। पंचवन और पंचज अलग है, पंचज में क्या हो जाएगा, जंगल जमीन जल और जानवर। 5 याद रखिएगा, जंगल, ठीक है, जमीन जल जानवर और जल, ठीक है। ये हो गई क्या हमारी मुख्य योजना, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वन और वन उपज से संबंधित जो हमारा कंटेंट था आपको समझ में आया होगा, और आपके प्रीलिम्स में ये आईएमपी भूमिका निभाएगा प्रीलिम्स निकालने में, ठीक है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लास।